हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? आगे बढ़ना चाहते हैं बेटा? आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, बिंदु पथ मैं आपसे बात कर रहा था और बिंदु पथ में बहुत कुछ मैंने बता दिया था, ठीक है ना। कुछ थ्योरम्स थी 10.1 और 10.2 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो मैं बात कर रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं बताऊँगा, बोर्ड में आने लायक हैं। चलो बोर्ड में नहीं भी आए, लेकिन ऐसा है कि उससे आपको बहुत कुछ चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन 10.1 का प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य वाला। क्योंकि सर सत्य असत्य वाला क्वेश्चन कोई बताता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। तो ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा, किसी रेखा से समान दूरी पर, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होता है। ये सही है या गलत है, ये सत्य है या असत्य है, ये बात हम करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कोई रेखा है मान लो, कोई रेखा है मान लो, ठीक है। कोई रेखा है ये, और उसने कहा किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होता है। ये सही है या गलत है? देखो, ये दूरी और दूरी बराबर है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर हो। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही होगी भाई, ठीक है भाई। ये दूरी बराबर है तो एक समुच्चय ऐसा बनेगा बिंदुओं का, एक समुच्चय ऐसा बनेगा। तो क्या इसको रेखा है? हाँ, रेखा ही तो है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर, थोड़ी सी दिक्कत है कहने में कि एक रेखा होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। गड़बड़ इसलिए है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा नहीं होता है, समांतर रेखाएं होती है। समझ में आई? रेखाएं होती है लेकिन दी गई रेखा के समांतर होती है। ये जो रेखा है वो दी गई है हमारे पास, ये L1, L2 और L3। L2 जो रेखा है वो दी गई है, उस रेखा से समान दूरी पर स्थित ये दूरी बराबर, इधर से ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो समान दूरी पर स्थित हैं। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो समान दूरी पर स्थित हैं। तो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा बनाता है, लेकिन वो एक रेखा ना होकर हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे एक समांतर रेखा बनाता है, एक समांतर रेखा बनाता है। इसलिए ये एक रेखा होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए? एक समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, ये होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये कथन जो दे रखा है वो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय समांतर रेखा होता है, दी गई रेखा के दोनों ओर। भाई ये रेखा आपको दे रखी, इस रेखा के दोनों ओर दी गई रेखा के समांतर रेखाएं होती है। ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसलिए क्या है, इसने क्या दिया? इसने केवल क्या दिया है? एक रेखा होता है, एक रेखा नहीं होता, दी गई रेखा के दोनों ओर समांतर रेखा होता है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है, ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। बहुत हल्का सा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, समांतर रेखा होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं बच्चे। देखें जरा, सेकंड कथन जो है, सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है, एक वृत्त, ध्यान से समझें, एक वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है। एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, उन बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी दिए गए बिंदु से, जो किसी दिए गए, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिए गए बिंदु से
नियत दूरी पर स्थित है। नियत दूरी का मतलब होता है कांस्टेंट डिस्टेंस पर स्थित है। कांस्टेंट डिस्टेंस है, एक बिंदु है जो कि दिया हुआ है मतलब फिक्स्ड है, जो कि दिया हुआ है मतलब फिक्स्ड है। अब उन बिंदुओं का बिंदुपथ या उन बिंदुओं का समुच्चय जो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, नियत दूरी पर स्थित है, एक कांस्टेंट दूरी पर स्थित है, एक फिक्स्ड, एक स्थिर दूरी पर स्थित है, तो ये दूरी बराबर है, मतलब ये दूरी नियत है मतलब बराबर है, कांस्टेंट है, ये दूरी बदल नहीं रही है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको भी 3 ही होना पड़ेगा, ये 3 सब 3 सेंटीमीटर का है मान लो। बात समझ में आ रही? नियत दूरी का मतलब होता है ये दूरियां हमेशा क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो ऐसा बिंदु कहाँ घूम सकेगा, एक वृत्त ही तो होगा। उसने कहा एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी दिए गए बिंदु से एक नियत दूरी पर स्थित है, मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर स्थित है। बिल्कुल ये कांस्टेंट है और ये सारे बिंदु मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, गतिमान है, ठीक है ना। तो ये वृत्त ही बनाता है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बात समझ में आई क्या? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ये हम बता चुका हूँ, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारी अच्छे से अगर नहीं देखा है, ये नहीं समझ में आता है तो मेरी पिछली वीडियो आप उठा के देख लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। बहुत आसान है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तीन दिए गए बिंदु संरेख। देखो संरेख क्या होता है पहले वो देख लो। संरेख 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, कितने भी बिंदु, संरेख हम कब कहेंगे, जब वो एक रेखा के अवयव हों, मतलब एक रेखा पर स्थित हो। समझ में आए? तो ये सारे बिंदु, एक बिंदु ये है ए, दूसरा बिंदु ये है बी, तीसरा सी और चौथा डी, ये चारों के चारों बिंदु मैं कह सकता हूं कि संरेख है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित है। ये चारों के चारों बिंदु एक ही रेखा के अवयव हैं। बात समझ में आ रही? ये चारों ए बी सी डी चारों बिंदु एक ही रेखा के अवयव हैं, एक ही रेखा के एलिमेंट है, अर्थात एक ही रेखा पर स्थित है। इसलिए चारों बिंदुओं को मैं संरेखी बिंदु कह सकते हैं, मैं संरेखी बिंदु कह सकता हूं। बात समझ में आया क्या? ठीक है ना। 4 5 3 कितने भी बिंदु हो सकते हैं संरेखी, अगर एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वो सारे संरेखी बिंदु होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैंने कहा इसको बताते हैं पहले। 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा रेखा के अवयव होने चाहिए, जबकि उसने कहा कि रेखा के अवयव नहीं है, तो ये बिल्कुल असत्य है। ये असत्य है। बात समझ में आई? 3 बिंदु संरेख तभी होंगे जब वो किसी दिए गए रेखा के बिंदुओं के समुच्चयों के अवयव हैं। समुच्चयों के अवयव नहीं है, ऐसा नहीं। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? असत्य है। अगर 3 बिंदु, वो कहता है कि 3 बिंदु संरेख तभी होंगे जब दी गई रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव हैं, तो बिल्कुल सत्य होता। जब उसने कहा अवयव नहीं है, अवयव होने चाहिए भाई। बात समझ में आ रही? तो ये बिल्कुल असत्य है। 4th पॉइंट की बात करते हैं। 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। सोचे आप सोचे बेटा, 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, 2 रेखाएं। अब देखो यहां रेखाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि रेखाएं कैसी है, मतलब रेखाएं समांतर हैं, जो दी गई रेखा है वो समांतर है या प्रतिच्छेदी है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। उसने कहा सिर्फ कि 2 रेखाएं। उसने कहा 2 रेखाएं। उसने कहा, हाँ बच्चे, मैंने कहा 2 रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। 2 रेखाएं, दोनों रेखाओं के बारे में उसने कुछ नहीं कहा कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। बात समझ में आई? 2 रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ
भाई मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं समांतर है और दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। एक समांतर रेखा होता है जो कि दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में होती है। बात समझ में आ रही? बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों रेखाएं समांतर है। यदि दोनों रेखाएं समांतर है तो इनके बीच में कोई एक रेखा होगी जो कि दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होगी, समांतर होगी। बात समझ में आई? ये दो समांतर रेखा हैं तब की बात कर रहा हूं। अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो मैंने आपको बताया था दोनों रेखाओं से बने कोण का अर्धक होता है। बात समझ में आई? दोनों रेखाओं से बने कोण का अर्धक होता है, समद्विभाजक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ रेखाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि वो क्या कह रहा है, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर होगी। बिल्कुल नहीं, दोनों रेखाओं के समांतर तब होगी जब रेखाएं समांतर है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, आप बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसने कहा कि दो रेखाओं से समदूरस्थ। भाई दो रेखाएं हमें पता नहीं है कि रेखाएं किस प्रकार की है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ये क्या है बच्चे, असत्य है। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई होगी, बहुत आसान है, अच्छे से देख लें। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि तीन असंरेखी बिंदुओं, देखो तीन संरेखी बिंदु होते हैं, मतलब एक ही रेखा पर स्थित तीन बिंदु संरेखी होते हैं, ए, बी और सी। तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो तीनों बिंदु संरेखी कहलाते हैं। बात समझ में आई? और तीन असंरेखी बिंदुओं की बात कर रहा है वो। तीन असंरेखी बिंदु का मतलब होता है तीनों बिंदु कहीं ना कहीं एक रेखा पर नहीं होंगे, ठीक है। एक बिंदु ऐसा हो सकता है, एक बिंदु यहाँ हो सकता है, एक बिंदु यहाँ हो सकता है, तीनों का तीनों ही असंरेख है, तीनों बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो वो कह रहा है कि तीन असंरेखी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। अब सोच के देखो, मान लो तीनों बिंदुओं से दूरी समान होनी चाहिए। एक बिंदु है P, एक बिंदु माना कि एक बिंदु है P जो गतिमान है, जो चल रहा है, जो घूम सकता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसे घूम सकता है कि उसको तीनों बिंदुओं से दूरी समान रखनी है, उसको तीनों बिंदुओं से दूरी क्या रखनी है, समान रखनी है। मान लो एक बिंदु यहाँ है, तो एक बिंदु यहाँ है, तो ये दूरी और ये दूरी समान हो सकती है, लेकिन ये दूरी समान होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। मान लो एक बिंदु यहाँ है, तो ये दूरी समान हो सकती है, लेकिन फिर ये दूरी समान नहीं होगी। बात समझ में आ रही है क्या भाई? बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तीन असंरेखी बिंदु ये हैं और एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, बिल्कुल यहाँ, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो सकती है, लेकिन फिर ये दूरी बराबर नहीं होगी। उसको जो गतिमान बिंदु है P, जिसको मैंने कहा P बिंदु गतिमान है, उसको समान दूरी होनी चाहिए। उस P बिंदु की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। किससे? तीन दिए गए असंरेखी बिंदुओं से। तो एक असंरेखी बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों से दूरी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो है नहीं, इसका मतलब क्या हो सकता है? आप सोच के देखो, तीन असंरेखी बिंदु ये है मान लो, तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो ये दूरी और ये दूरी अब बराबर हो सकती है, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दूरी और ये दूरी बराबर हो सकती है, और ये दूरी बराबर हो तो ये किसका काम करेगा? त्रिज्या का काम करेगा, और त्रिज्या काम करेगा और एक वृत्त यहाँ से गुजर जाएगा ऐसे। तो मैं कह सकता हूं कि तीन असंरेखी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, तीन असंरेखी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त का केंद्र होगा। समझ में आई? तीन असंरेखी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त का केंद्र होगा। समझ में आई? और समदूरस्थ की जो बात कर रहा है वही तो हमारे लिए त्रिज्या हो जाएगी। बात समझ में आएगी? कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस चीज को, आप समझे ध्यान से बेटा। देखो बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पे। देखो कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लो एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, तो मैं नाम दे देता हूँ इसको AB,
और इसको नाम दे देता हूँ BC। बात समझ में आई? अब देखो आपको क्या करना है, आप ये करें, आप यहाँ से दोनों को लंब समद्विभाजक करें। भाई यहाँ से लंब समद्विभाजक करें, इसका मतलब सॉरी एक बिंदु ऐसा आपको लेना है, एक बिंदु ऐसा आपको लेना है जो जिसकी A से और B से दूरी क्या हो, बराबर हो। आप देखो ये A है और ये B है, अगर A से और B से दूरी बराबर है किसी बिंदु की तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या बनेगा, ये मैं बता चुका हूँ, ये क्या बनेगा, इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक बनेगा। तो इसका मतलब जो बिंदु P है, P कहाँ स्थित है, A और B से बनी रेखा का लंब समद्विभाजक होगा, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये लंब समद्विभाजक और ये बराबर ये। इसी प्रकार एक और बिंदु है जो इससे और इससे दूरी बराबर हो, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। जब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तीनों आपस में दूरी बराबर तो हुई भाई, तीनों आपस में दूरी बराबर हुई, इसका मतलब ये भी इधर चला जाएगा, ठीक है। और ये भुजा AB और BC, भुजा AB का लंब समद्विभाजक क्या है, L1, और भुजा BC का लंब समद्विभाजक क्या है, L2। दोनों L1 और L2 जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसी को तो मैंने P कहा है, और P की A से और B से और C से तीनों से डिस्टेंस बराबर है, दूरी बराबर है, और दूरी बराबर है तो ये क्या है, लंब समद्विभाजक। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। और P किसका काम करेगा, तीनों असमरेखी बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो तीन असमरेखी बिंदुओं से गुजरने वाले, तीन असमरेखी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तो तीन असमरेखी बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होगा। बात समझ में आ गई क्या? बहुत आसान है, बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। ध्यान से देख लें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है, आप कहें कि सर ये तो तीन असमरेखी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ आपने बताया कि तीन असमरेखी बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि तीन असमरेखी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ संभव नहीं है बेटा, ठीक है ना। एक बिंदु ये है A, दूसरा ये है B और तीसरा ये है C। एक बिंदु आपने यहाँ लिया, हो सकता है ये दोनों बराबर हो, तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। और एक बिंदु यहाँ लिया, हो सकता है ये दोनों बराबर हो, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। A, B, C अगर तीनों संरेखी हैं और तीनों से समान दूरी पर कोई बिंदु घूम रहा है तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। क्लियर, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिद्ध कीजिए कि A और B बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड AB का लंब अर्धक होगा, ठीक है। तो पहले चीज समझे हैं कि दो बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो ऐसे बहुत सारे वृत्त ऐसे हैं जो गुजर सकते हैं। दो बिंदुओं से बहुत सारे वृत्त गुजर सकते हैं, बात समझ में। दो बिंदुओं से बहुत सारे वृत्त गुजर सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि एक वृत्त ये है, दूसरे का केंद्र यहाँ है, तीसरा का केंद्र यहाँ है। तो सिद्ध करना है कि ये सभी केंद्र है, बहुत और भी वृत्त है होंगे हमारे पास ऐसे, ये उसका केंद्र यहाँ हो जाएगा। तो केंद्रों से बने केंद्रों का बिंदुपथ मतलब केंद्रों से बने समुच्चय, केंद्रों के बिंदुओं से बने समुच्चय जो होगा वो रेखाखंड A और B, AB का लंबवर्धक होगा, मतलब ये बराबर ये और ये लंबवर्धक होगा। ये हमें सिद्ध करना है। बात समझ में आई क्या? देखो इजी है, ध्यान रखना। दो बिंदुओं से अनंत वृत्त गुजर सकते हैं, अनंत वृत्त पास होते हैं, ठीक है ना। उन सभी वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ, उन सभी वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ अर्थात उन सभी वृत्तों के केंद्रों का समुच्चय दिए गए बिंदुओं से बने रेखाखंड मतलब AB का लंबवर्धक होगा। इसका मतलब ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा, ये लंब होगा यहाँ पे। बात समझ में आई क्या?
ठीक है ना। तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं, सिद्ध कीजिए, ठीक है। उसने कह रखा है सिद्ध कीजिए, तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं बच्चे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सिद्ध करना है आपको कि ए और बी से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का लंबवर्तक होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 3 वृत्त बनाए, ठीक है। तीनों के तीनों वृत्त कहाँ से गुजर रहे हैं, ए और बी से गुजर रहे हैं। ध्यान से समझना, मैंने 3 वृत्त बनाए, तीनों के तीनों वृत्त कहाँ से गुजर रहे हैं, ए बी से गुजर रहे हैं। क्योंकि सर 3 क्यों, कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 10 15 कितने भी वृत्त हो सकते हैं जो ए और बी से गुजरते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 3 वृत्त लेकर सिद्ध करना चाह रहा हूं, ऐसा होता है। बात समझ में आई। आप चाहो तो 2 वृत्त लेकर भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो 2 वृत्त लेकर सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये फिगर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आपको ध्यान से देखो, ठीक है, समझ में आएगा बेटा। त्रिभुज, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, त्रिभुज, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं फिर मैं सिद्ध करता हूं इस चीज को बेटा, है ना। त्रिभुज, त्रिभुज C1 A C3 दिख रहा है आपको, C1 A C3, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक त्रिभुज ये लिया, दूसरा त्रिभुज मैं ले रहा हूं ये त्रिभुज, क्लियर। 2 त्रिभुज में ले रहा हूं, C1 A C3, दूसरा त्रिभुज C1 B C3, व त्रिभुज C1 B C3 में देखो CA बराबर CB, C1A C1B, C1A C1B बराबर है, क्यों, क्योंकि केंद्र C1 वाले वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। भाई एक वृत्त है हमारे पास ये, जिसके केंद्र क्या है C1 वाले वृत्त के केंद्र की त्रिज्याएं समान होगी, इसका मतलब C1A और C1B बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब देखो दूसरी बात, AC3 और BC3 ये है केंद्र C3 वाले वृत्त की त्रिज्या, बात क्लियर। और C1 C3 बराबर C1 C3 ये कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, बात समझ में आई। C1A C1B बराबर AC3 BC3 बराबर C1 C3 कॉमन, क्लियर। तो ये हमारे पास बाय SSS त्रिभुज C1A C3 सर्वांग सम हो जाएगा C1 B C3, ठीक। बाय CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, कोण 1 कोण 2, ठीक। बाय CPCT कोण 1 बराबर कोण 2, ये बात आपको क्लियर हुई क्या, समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं दूसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप मेरा था, मैंने क्या किया, C1A C3 C1B C3 दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताया, ठीक है। सर्वांग सम बताने के बाद कोण A और कोण 2, कोण 1 और 2 दोनों मैंने क्या किया, बराबर बता दिया। अब मैं दूसरे स्टेप में लेने वाला हूं त्रिभुज C1A C2, त्रिभुज C1A C2 व त्रिभुज C1B C2, क्लियर है। C1A C2 C1
बी और C2, ये दो त्रिभुज मैंने लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो C1A बराबर है C1B, ये रहा। केंद्र C1 वाले वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो गई, क्लियर। और उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण 1 से, ठीक है। और देखो C1 C2 बराबर C1 C2, ये कॉमन है, ठीक है ना। तो बाय, दोबारा बता देता हूं, C1A C1B बराबर कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर, और ये C1 C2 कॉमन है। तो SAS बाय SAS त्रिभुज C1A C2 सर्वांग सम त्रिभुज C1B C2, ठीक है। बाय CPCT बाय CPCT AC2 बराबर BC2, AC2 बराबर BC2, संगत भाग बराबर, ये भाग और ये भाग बराबर हो जाएगा, ये भाग और ये भाग बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि C1 और C2 AB का अर्धक है, AB का अर्धक है। C1 C2 AB का अर्धक है ना भाई। ये AC2 और BC2 बराबर आ गया, इसका मतलब C2 AB का मध्य बिंदु, इसका मतलब आधा आधा कर रहा है, ठीक है। तो C2 AB का अर्धक है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब मुझे त्रिभुज लेना है कौन सा, C3A C2 C3B C2। तो यहां से आपको मिल जाएगा ये बराबर ये, इसका मतलब C3 C2 भी अर्धक हो जाएगा। इसी प्रकार C2 C3 AB का अर्धक होगा, AB का अर्धक होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं, ठीक है ना, ये आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट बढ़ता हूं बच्चे, ठीक है। अब देखो मैंने C1 C2 AB का अर्धक है, C2 C3 AB का अर्धक है, अर्थात ये इंप्लाइज करता है, अर्थात C1 C3 AB का अर्धक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अर्धक मैंने प्रूव कर दिया है, C1 C3 AB का अर्धक है। इसका मतलब केंद्र क्या है, केंद्रों का जो समुच्चय है वो AB का अर्धक ही तो है। केंद्रों से बनने वाला पथ, वृत्तों के केंद्रों से बनने वाला पथ AB का अर्धक है। ये मैं सिद्ध कर चुका हूं। लंब अर्धक होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि लंब अर्धक होना चाहिए, इसका मतलब C1 C2 लंबवत होना चाहिए, ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है ना। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है कोण 1 और कोण 2, ये C1A और C2, C1B C2, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे। देखो बाय CPCT कोण 3 बराबर कोण 4, ये बात समझ में आई। और हम जानते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। ऐसा इसलिए हो रहा है, रैखिक युग्म के कोण, ये रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि ये 3 और 4 बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोण 3 को डबल करके 180, तो कोण 3 कितना हो जाएगा, 180/2, ये कट जाएगा, यहां से कितना आ गया, 90। इसका मतलब कोण 3 90 है, तो कोण 4 भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या। जब भाई कोण 3 और 4 90 हो गए, इसका मतलब C1 और C2 क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कितना आ गया, 90। इसका मतलब ये इंप्लाइज करता है C1 C2 C3 AB पर लंब है, AB पर
लंब है। आप सोचो, आप C1 C2 AB का अर्धक भी है और C1 C2 AB पर लंब भी है। इसका मतलब C1 C3 AB का लंब अर्धक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक।